हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा 16 से लेकर 20 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में 15 नवंबर की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ तक का मैंने डिस्कस कर लिया था, उससे आगे की चीज़ों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नवंबर महीने का 29वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। देखो इसमें क्या बोला गया है। जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एंड एसोसिएटेड ट्रस्ट are set to transfer 7.71% equity or over 18.93 crore shares to which bank as a part of settlement agreement between the JAL and the bank amid loan repayment default। JAL यानी कि जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो ऋण चुकौती डिफॉल्ट के बीच जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड JAL और संबंधित ट्रस्ट JAL और बैंक के बीच एक समझौते के हिस्से के रूप में 7.71% इक्विटी या फिर 18.93 करोड़ से भी अधिक शेयर किस बैंक को हस्तांतरित करने के लिए तैयार है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा सा एलोबरेट करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये इसमें ये कहा गया है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड है ये 7.71% इक्विटी या फिर 18.93 करोड़ शेयर किस बैंक को देने के लिए, किस बैंक को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है लोन रिपेमेंट ना कर पाने के कारण। ये क्वेश्चन का आसान भाषा में मतलब था। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक इसका आंसर होगा। जयप्रकाश एसोसिएट, ठीक है, जयप्रकाश एसोसिएट्स की अगर हम लोग बात करें तो जयप्रकाश एसोसिएट्स आईसीआईसीआई बैंक का 4,258 करोड़ रुपए का लोन चुकाने में सफल रहा। कितना? 4,258 करोड़ रुपए, 4,258 करोड़ रुपीस का जो लोन था वो जयप्रकाश एसोसिएट्स जो है वो चुकाने में असफल रहा। इस वजह से जो है ये जयप्रकाश एसोसिएट्स जो है इसको अपना 7.71% इक्विटी या फिर 18.93 करोड़ शेयर्स आईसीआईसीआई बैंक को देने के लिए राजी हुआ है। ठीक है ना। और ये जो लोन था जयप्रकाश एसोसिएट्स का 4,258 करोड़ रुपए का, इस लोन के तहत में फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल थी, नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल थी, टर्म लोन था, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे। तो इन सब के रूप में ये लोन था और ये सब आईसीआईसीआई बैंक के पास में गिरवी रखे हुए थे और यही सब ना चुका पाने के कारण जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है 7.71% की इक्विटी या फिर 18.93 करोड़ का शेयर आईसीआईसीआई बैंक को ट्रांसफर करेगा। तो ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, 7.71 या फिर 18.93 करोड़ शेयर्स। ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ में कुछ नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं, आप लोगों को याद होगा ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। इसके साथ साथ एचडीएफसी, एक्सिस और कोटक महिंद्रा बैंक भी ऑप्शन में दिए गए होंगे, इनकी भी चीज़ें आपको याद होंगी ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं याद है तो गूगल करिए और याद करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू अलाउ द यूजर्स टू मेक स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन विदाउट इंटरिंग ए यूपीआई पिन विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई लाइट। ठीक है, यूपीआई को पिन दर्ज किए बिना उपयोगकर्ताओं को छोटे मूल्य की डिजिटल भुगतान ऑफलाइन करने की अनुमति देने के लिए या फिर सुविधा प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में यूपीआई लाइट लॉन्च किया हुआ है। यूपीआई लाइट आरबीआई के द्वारा बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था। अब बैंकें जो है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार टाइम टू टाइम इसको लॉन्च कर रही हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फेडरल बैंक जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2022 में हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीछे। ठीक है ना। सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट लॉन्च किया हुआ था और इसकी मदद से जो छोटी वैल्यू की डिजिटल पेमेंट्स होती हैं वो ऑफलाइन की जा सकती हैं बिना यूपीआई पिन डाले हुए। फेडरल बैंक ने भी ये फैसिलिटी लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग को पता होगा। साउथ इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और डीएफसी बैंक के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी आपको। हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ। यूपीआई लाइट से संबंधित हम लोग कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी जो जीबी वाला पेपर हुआ था इसमें इससे संबंधित क्वेश्चंस भी आया था। लिमिट वगैरह को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है तो थोड़ा सा चीज़ों को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। पर ट्रांजैक्शन लिमिट की अगर हम लोग बात करेंगे यूपीआई लाइट के थ्रू तो ये है अप टू 500 रुपीज़। ठीक है ना, अप टू 500 रुपीज़ की। मैक्सिमम बैलेंस इन यूपीआई लाइट अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 2,000 रुपये मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है ना। और ये 2,000 मैक्सिमम बैलेंस रख सकते हैं लेकिन 2-2 हज़ार रुपये करके, ठीक है ना,
दो हज़ार रुपये करके 2 बार वॉलेट में बैलेंस डाला जा सकता है। तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल कितना फंड हो जाएगा, 4000 एक दिन में, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना। फिर से समझो, 500 रुपये तक की लिमिट होती है पर ट्रांजेक्शन्स की। मैक्सिमम बैलेंस इन यूपीआई लाइट जो हो जाएगा 2000 रुपये का हो जाएगा, लेकिन 2-2000 करके 2 बार वॉलेट में पैसे डाले जा सकते हैं, वॉलेट रिचार्ज किया जा सकता है। तो टोटल 4000 रुपये पर डे तक यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। आगे बढ़ते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर सेक्शन 45L(1)(b) of the RBI Act 1934 barred which of the following company from sanctioning and disbursing loan under its e-com and Insta EMI cards product with immediate effect। क्वेश्चन बढ़िया है, कुछ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में भी दी गई है, वो बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस कंपनी को उसके ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड उत्पादों के तहत ऋण स्वीकृत करने और वितरित करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरबीआई ने अभी हाल ही में आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L(1)(b) ये चीज़ मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से भी दी गई है, ठीक है ना। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन के साथ में सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो टाइम आएगा चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होने लगेंगी। क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि आरबीआई ने भी हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड को जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉम और ईएमआई कार्ड, इंस्टा ईएमआई कार्ड, इसके तहत में लोन सैंक्शन और डिसबर्स करने के लिए रोक लगा दी गई है। और यह रोक जो है आरबीआई एक्ट 1934 के किस धारा के अंतर्गत लगाई गई है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो उस कंडीशन में ये आंसर होता है। तो कुछ ये चीज़ भी आप लोग याद करते हुए चलना। क्वेश्चंस को थोड़ा टेक्निकल बनाएंगे, थोड़ा टफ बनाएंगे, तो ये धारा वगैरह आर्टिकल वगैरह भी पूछ लेंगे, क्योंकि आज का डे बाई डे क्या है, पेपर पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस तरीके से, थोड़ा सा और भी खुले तरीके से, और भी ज़्यादा ब्रॉड में जाके, और भी ज़्यादा डीप में जाके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। बजाज फाइनेंस लिमिटेड इसका आंसर होगा। थोड़ा सा एलिब्रेट करता हूँ, थोड़ा सा हम बोलचाल की भाषा में बोलता हूँ, अगले 1-2 मिनट आप हमें सुनिए, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45L(1)(b) के तहत में जो भी उसको पावर्स हैं, जो भी उसके पास में शक्तियां हैं, उसका उपयोग करते हुए बजाज फाइनेंस लिमिटेड को इसके 2 लेंडिंग प्रोडक्ट, जिनका नाम ई कॉम और बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड है, इसके तहत लोन सैंक्शन करने और डिसबर्स करने के लिए तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है, ठीक है ना। ये ईएमआई कार्ड प्रोडक्ट है ना, इंस्टा ईएमआई कार्ड और ई कॉम, ये 2 प्रोडक्ट है, ये भी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक। और आरबीआई ने ये एक्शन जो है डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस का पालन ना करने के कारण लिया है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों ये एक्शन लिया गया, आरबीआई ने रोक क्यों लगाई लोन सैंक्शन करने से और डिसबर्स करने से। तो ये जो बजाज फाइनेंस लिमिटेड था, ये जो आरबीआई की डिजिटल लेंडिंग वाली गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहा था, इस वजह से ये रोक आरबीआई के द्वारा लगाई गई। थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं। इसके साथ साथ में, इस पे रोक लगाने के साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्टा मोजो, आप लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो इंस्टा मोजो ने क्या किया हुआ था कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ था। तो आरबीआई ने भी क्या किया हुआ है कि जो इंस्टा मोजो का पेमेंट गेटवे, पेमेंट एग्रीगेटर वाला जो लाइसेंस है, उसके एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया गया है। क्यों रिटर्न कर दिया गया? क्योंकि इंस्टा मोजो जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, जो कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो इंस्टा मोजो की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये जो इंस्टा मोजो है ये मास्टर कार्ड के द्वारा बैकअप है, ठीक है ना। मास्टर कार्ड के द्वारा इसको बैकअप प्राप्त है, प्रदान किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 2 डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम्स फॉर द रिटेल सेगमेंट एंड द एग्रीकल्चर सेगमेंट। हाल ही में किस बैंक ने खुदरा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए 2 डिजिटल गोल्ड लोन योजनाएं शुरू की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। पंजाब नेशनल बैंक ने भी हाल ही में 2 डिजिटल गोल्ड लोन स्कीम लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से किया हुआ है? मैं नाम लिख दे रहा हूँ। पहले का नाम है पीएनबी गोल्ड लोन, पहले का नाम है पीएनबी गोल्ड लोन, और ये जो है ये रिटेल सेगमेंट के लिए है। किसके लिए है ये? रिटेल सेगमेंट के लिए है। दूसरा जो है वो है पीएनबी स्वर्णिम, ठीक है ना।
पीएनबी स्वर्णिम करके दूसरा है, ठीक है। और ये जो है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये दूसरा वाला है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। ये दो मतलब लोन स्कीम्स हैं, दोनों के नाम याद रखना, पीएनबी गोल्ड लोन रिटेल सेगमेंट के लिए, पीएनबी स्वर्णिम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे याद रखना। और गोल्ड ज्वेलरी को एज ए कोलेट्रल यूज करके हैसल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए ये दोनों स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। पर्सनल नीड्स एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 25,000 रुपये से 25 लाख रुपए तक का, ठीक है ना, 25,000 रुपये से लेके 25 लाख, ठीक है ना। पर्सनल नीड्स एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए 25,000 से लेकर 25 लाख रुपीज़ तक का लोन लिया जा सकता है इस स्कीम के तहत में। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन या फिर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट चाहने वाले बारोवर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए मिनिमम 10K और मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं इसके तहत में। पंजाब नेशनल बैंक की बात हुई है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसकी टैगलाइन होगी। नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है ना। अतुल कुमार गोयल ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैंने बताया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में आप लोग ये चीज़ें रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलोगे। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू ईज एक्सेस ऑफ क्रेडिट टू एमएसएमईज which organization has recently signed an MOU with the Technology Development Board यानी कि TDB। MSMEs को ऋण की पहुंच आसान बनाने के लिए हाल ही में किस संगठन ने प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी कि TDB के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन का ये हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कि हम लोग सिडबी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग सिडबी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एमएसएमईज को इजीली क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए सिडबी ने भी हाल ही में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि टीडीबी के साथ में एक एमओयू साइन किया हुआ है। राहुल प्रियदर्शी जो है वो सिडबी के चीफ जनरल मैनेजर हैं और राजेश जैन ये टीडीबी यानी कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के डायरेक्टर हैं। तो इन दोनों ने इस एमओयू को साइन किया हुआ था। फिर से सुन लो आप लोग, राहुल प्रियदर्शी सिडबी के चीफ जनरल मैनेजर और राजेश जैन टीडीबी के डायरेक्टर, इन दोनों ने इस एमओयू पर साइन किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सिडबी इज द राइट आंसर। आई जस्ट वांट टू नो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ दिस सिडबी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। साथ ही साथ में आपको नाबार्ड के हेडक्वार्टर के बारे में बताना है, सेबी के हेडक्वार्टर के बारे में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको पेड यूजर्स हो तो वहाँ पे भी आप लोग मतलब करिएगा कमेंट वगैरह, ठीक है। आरबीआई के भी हेडक्वार्टर के बारे में आप लोगों को बताना है। साथ ही साथ में इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है ये भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल कर लो। छोटी छोटी मगर मोटी बातें सब मन टाइप वाली हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। साथ ही साथ में इनके सबके काम क्या होते हैं, नाबार्ड का क्या काम होता है, सिडबी क्या काम करती है, सेबी क्या काम करती है, आरबीआई क्या काम करती है, कौन से एक्ट के तहत में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्या ईयर था, कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर इनका मतलब गठन किया गया था, इनसे संबंधित इनके हेडक्वार्टर्स वगैरह कहाँ पर हैं, इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स डायरेक्टर्स में कितने कितने लोग होते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है ऐसी मतलब जो भी क्वेश्चंस आप लोग तैयारी किया करो उस टाइम पे अगर इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो वो भी आप लोग उसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चला करो। दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको अलग से स्टैटिक वाला पोर्शन नहीं याद करने की जरूरत होगी ना। तो दिमाग अगर ओपन करके ध्यान से सुनोगे तो चीज़ें भी आप लोगों की कवर होती रहेंगी। नहीं तो फिर होता क्या है कि करंट आप लोग पढ़ लेते हो, फिर स्टैटिक के लिए इधर हाय तौबा मचाते हुए फिरते हो, ना तो ढंग से स्टैटिक याद होता है, टाइम वहाँ पे भी खराब होता है। तो स्टैटिक वाला जो पोर्शन है करंट के साथ में भी आप लोग करते हुए चला करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the director of the Jio Financial Services Limited after the approval granted by the Reserve Bank of India in November 2023? नवंबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई मंजूरी के बाद हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी, यानी कि हितेश कुमार सेठिया, अंशुमान ठाकुर और ईशा अंबानी, इन तीनों को ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का जो है क्या बनाया गया है, डायरेक्टर बनाया गया है। 3 डायरेक्टर इसमें हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। इन तीनों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अभी हाल ही में डायरेक्टर बनाया गया है आरबीआई के अप्रूवल के बाद में। और ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये बेसिकली एनबीएफसी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर लेंडिंग एंड मैंडेट्स
हायर कैपिटल बफर फॉर द बैंक्स एंड एनबीएफसीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट रिलेटेड टू दिस। आरबीआई ने भी हाल ही में उपभोक्ता ऋण पर नियमों को मजबूत किया है और बैंकों और एनबीएफसीज के लिए उच्च पूंजी बफर को अनिवार्य किया है। निम्नलिखित इनमें से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। कई चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़ने की मिलेंगी, कई फैक्चुअल चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, कई डाटा ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। और इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है लास्ट टू लास्ट, लास्ट ईयर वाला जो अभी जो इस बार हुआ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला जो जीबीओ वाला एग्जाम हुआ था वहाँ पे पूछा गया था, ठीक है ना। तो उसी मॉडल को हम लोग कॉपी करते हुए उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करते रहते हैं, जिससे कि कई सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती रहें, ठीक है। तो इसका पहले आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो मैं पैरेलली आप लोगों को बताते हुए चलता हूँ। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3, मतलब कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ये सारे के सारे पॉइंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन अच्छा है, आरबीआई की गाइडलाइन का ही हिसाब किताब है, आरबीआई की गाइडलाइन है ये, ठीक है ना। एमसीक्यू में फ्रेम करके मैं पढ़ा रहा हूँ, सुनते रहना आप लोग। क्वेश्चन अच्छा है, आरबीआई ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया हुआ है, इसका एमसीक्यू इजीली फ्रेम हो गया, इसलिए मैं इसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। अब आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। आपको जब नवंबर वाली पीडीएफ मिलेगी तो वहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा वहाँ पे ये सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो और जो एसबीआई सीबीओ वाले हैं वो भी अगर इसका वेट कर रहे हों कि मैं इसको अलग से फिर वहाँ पे आरबीआई कहता है वाले सेक्शन में पढ़ाऊंगा, तो नहीं, ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपको सीबीओ वाले कोर्स में इंक्लूडेड है। तो यहीं पर ध्यान से इन सारी चीज़ों को आप लोग समझते रहना, सुनते हुए चलना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि आरबीआई कहता है में हम लोग आरबीआई की सर्कुलर वगैरह डिस्कस करते हैं, और वो सारे सर्कुलर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में फ्रेम हो जाते हैं इजीली, उसको मैं एमसीक्यू के फॉर्मेट में ही पढ़ाना बेहतर समझता हूँ, वहीं पर सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। और कई बार ऐसे सर्कुलर होते हैं कि मैं नहीं समझ पाता हूँ इसमें कैसे क्या क्वेश्चन वगैरह फ्रेम किया जाए कई बार ना, तो वो मैं पीडीएफ में डाल देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी आप लोगों के लिए ईजी कर रहा हूँ थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक। पीओ क्लर्क का अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि पीओ क्लर्क की भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, पीओ क्लर्क वाले अगर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चीज़ों को ध्यान से सुनो, ऐसे मुरारी बाबू की कथा की तरीके से ना सुनना। आज पीओ क्लर्क बनोगे, कल आप प्रमोशनल एग्जाम दोगे, तो चीज़ें भी आपके मन में थोड़ा सा ना क्लैरिटी यहाँ से बनेगी। ध्यान से सुनोगे भी तब भी जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी होती है, जो बैंकिंग की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आपको बनेगी। बाकी जीबीओ और सीबीओ इन सब के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड पर एग्जाम देते हैं, या फिर वो सभी फॉर्म जैसे जो एक्सपीरियंस बेस्ड पे आते हैं, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, आरबीआई सर्कुलर में इसका वेट नहीं करना, ये भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं टू दी पॉइंट, चीज़ों को हम लोग बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। आरबीआई ने क्या किया हुआ है कि अभी हाल ही में कंज्यूमर लेंडिंग पर अपने नियमों को और ज़्यादा टाइट किया हुआ है, उपभोक्ता ऋण पर नियमों को और ज़्यादा मजबूत किया हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया था, देखो, आरबीआई हैज रिसेंटली स्ट्रेंथेंड द रेगुलेशन ऑन कंज्यूमर लेंडिंग एंड मैंडेट्स हायर कैपिटल बफर फॉर द बैंक्स एंड एनबीएफसीज। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आरबीआई ने भी हाल ही में कंज्यूमर लेंडिंग पर जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको और ज़्यादा मतलब टाइट किया हुआ है, और उसमें थोड़ा सा सख्ती बरती हुई है। उपभोक्ता ऋण, ठीक है ना, उस पे नियमों पे उसको और ज़्यादा मजबूत किया हुआ है। साथ ही साथ में बैंकों को और एनबीएफसीज के लिए हायर कैपिटल बफर को अनिवार्य कर दिया है, हायर कैपिटल बफर को अनिवार्य कर दिया गया है बैंकों और एनबीएफसीज के लिए, ठीक है ना। और आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर पर रिस्क वेट्स को जो है वो 25% बढ़ा दिया है, ठीक है। बैंकों के लिए ये 150% हो गया है, एनबीएफसीज के लिए ये 125% हो गया है, ठीक है ना। पहला पॉइंट अगर आप देखो तो इसमें यही चीज़ें बोली गई, एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आरबीआई इंक्रीज्ड द रिस्क वेट्स ऑन द क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर बाय 25 पॉइंट्स टू 150% एंड 125% फॉर द बैंक एंड एनबीएफसीज, यानी कि आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसीज के लिए क्रेडिट कार्ड एक्सपोजर पर रिस्क वेटेज को 25% बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। 25% बढ़ा दिया गया है। 25% बढ़ाने के बाद में ये 150% हो गया है बैंकों के लिए, 125% हो गया है किसके लिए, एनबीएफसीज के लिए, क्योंकि आगे क्या लिखा है, फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज रिस्पेक्टिवली। तो बैंकों के लिए हो गया ये 150%, ये हो गया एनबीएफसी के लिए, ठीक है ना, एनबीएफसी के लिए। और ये 25% बढ़ाने के बाद में हुआ है। तो पहले क्या था, ये 125% था, ये भी याद रखना। ये 125 है तो पहले कितना था, 100%, ये भी याद रखना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है ना। तो चीज़ों को आप लोग समझते हुए चलना, ठीक है, इस तरीके से है।
ठीक है ना। आगे इसी चीज को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया है मैंने। क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स फ्रॉम बैंक विल नाउ कैरी अ रिस्क वेट्स ऑफ 150% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस 125%, व्हाइल एनबीएफसी विल फेस ए रिस्क वेट ऑफ 125% अप फ्रॉम द 100%। ठीक है ना। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर आए तो द न्यू रेगुलेशंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन एंड लोन सिक्योर्ड बाय द गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी। ये चीज भी इंपॉर्टेंट बन रही है। दूसरा पॉइंट भी जो है ये भी इंपॉर्टेंट बन रहा है कि किसके किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है ना। ये जो नए नियम है ये हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड और गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट लिए गए लोन पर ये लागू नहीं होगा। आरबीआई ने पर्सनल लोन के लिए हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंडेटरी कर दिया है। बैंकों को अब प्रत्येक 100 रुपए के उधार के लिए 10 रुपए अलग रखने की आवश्यकता होगी, जो कि पहले 8 रुपए के आसपास होता है। अगले पॉइंट में यही बोला गया है, मैं समझाता हूं, फिर से सुनो आप लोग। द आरबीआई हैज आल्सो मैंडेटेड हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द पर्सनल लोन्स, विद बैंक्स नाउ रिक्वायर्ड टू set aside 10 rupees for every 100 rupees lent from the previous 8 rupees 8। ठीक है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल लोन के लिए हायर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है। बैंकों को ये बोला गया है कि अब प्रत्येक 100 रुपए के उधार के लिए 10 रुपए अलग से रखना होगा, जो कि पहले 8 रुपए या इसके आसपास में हुआ करता था। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखना। ये भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स बनना है, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के सर्कुलर है, सीबीओ जीबीओ सारे ध्यान रखना। जो अगले साल जीबीओ में आने वाले हैं वो भी ध्यान रखना, जो इस साल सीबीओ के लिए तैयारी करो उसमें ध्यान रखना। ठीक है। बाकी पीओ क्लर्क वाले भी इसको सुनते रहो, क्वेश्चन क्या किस लेवल का पूछ लिया जाए आपको पता नहीं है। ठीक है। और ये सभी जो मेजर्स हैं, ये जो सभी दिशा निर्देश हैं, ये तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को 29 फरवरी 2024 तक इन नियमों का पालन करना होगा। ये अगले पॉइंट में बोला गया है। दीज मेजर्स आर इंटेंडेड, ठीक है ना, दीज मेजर्स आर इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड ऑल regulated entities must comply with the new rules by 29 फरवरी 2024। ये भी डेट भी आप लोग याद रखना, ये डेट भी आप लोग याद रखना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है ना। ये सभी मेजर्स जो है वो विद इमीडिएट इफेक्ट से लागू कर दिए गए हैं। सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को 29 फरवरी 2024 तक इन नए नियमों का पालन कर लेना होगा। ठीक है ना। तो ये चारों के चारों पॉइंट थे, ये चारों के चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। ठीक है ना। ये चारों पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शन में दिए गए और सभी के सभी सही हैं। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, अगर उसको ऑप्शन में डालता तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। उसको मैं पीडीएफ में डालूंगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ में इन 4 पॉइंट्स के साथ में आरबीआई ने ये भी क्लियर किया हुआ है कि डिप्रिसिएटिंग मूवेबल एसेट्स जैसे कि व्हीकल्स के अगेंस्ट सभी टॉपअप लोन, क्रेडिट अप्रेजल और एक्सपोजर पर्पस के लिए अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। ये अगला पॉइंट था। पीडीएफ में भी मैं डाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं एक बार चीज़ों को बोलता हूँ, फिर से सुनो। इन 4 पॉइंट्स के बाद में 5वां पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये है कि आरबीआई ने यहीं पर इसी टाइम पर ये भी क्लियर किया कि डिप्रिसिएटिंग मूवेबल एसेट्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हीकल्स के अगेंस्ट में सभी टॉपअप लोन जो भी होंगे वो क्रेडिट अप्रेजल और एक्सपोजर पर्पस के लिए अनसिक्योर्ड लोन के रूप में ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो पीओ क्लर्क वाले जो इसको देख रहे हैं, जिनको डिप्रिसिएटिंग मूवेबल एसेट्स के बारे में नहीं पता है, ठीक है ना, टॉपअप लोन क्या होता है इसके बारे में नहीं पता, क्रेडिट अप्रेजल एंड एक्सपोजर पर्पस के बारे में नहीं पता, पैनिक नहीं क्रिएट करिएगा। अनसिक्योर्ड लोन के बारे में नहीं पता, पैनिक ना क्रिएट करिए, चीज़ों को सुनिए और आगे बढ़िए। ठीक है ना। अभी आपको इतनी चीज़ों की जरूरत नहीं, लेकिन कंटेंट जब मैं बनाता हूँ तो काफ़ी डीप में जाकर और काफ़ी बेहतरीन बनाता हूँ, तो ये आपके लिए मतलब ठीक है, आप इसको समझो। थोड़ा सा आगे आने वाले वीडियोस में इस तरीके के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। तो पीओ क्लर्क वाले ये भारी भरकम बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी वाले शब्द सुन के कहीं पे डरना नहीं है उनको, ना तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करना। ये आपके लिए उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं फिर भी, जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए। बाकी जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी बैंक में वर्किंग है, उनके लिए ये शब्द नए नहीं हैं। वो ये सारी चीज़ें जानते हैं, वो बैंक में काम करते करते इन सारी चीज़ों की यूज टू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था 35 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई हैज रिसेंटली टेकन सम स्टेप्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स रिलेटेड टू दिस इज करेक्ट। आरबीआई ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं, इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा चरण या कदम सही है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम कर दिया है, अलग अलग बना के नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ाया है। यहीं पे कई सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ली है। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल 1, 2 and 3 1, 2, 3 and 4 इज करेक्ट। ठीक है ना।
कौन से कदम सही है, कौन से स्टेप सही है? पहला स्टेप सही है, दूसरा स्टेप सही है आरबीआई के द्वारा, तीसरा स्टेप जो उठाया गया आरबीआई के द्वारा वो भी सही है, चौथा स्टेप जो आरबीआई के द्वारा उठाया गया, ये चार के चारों सही है, ठीक है ना। ये चार के चारों सही है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये चार के चारों सही है। पहले स्टेप की क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, कई सारे क्वेश्चंस को फ्रेम करके एक ही क्वेश्चन में मैंने बना दिया है। ध्यान से अगले 1-2 मिनट सुनना, चीज़ें याद हो जाएंगी यहीं पे। पहले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या बोला गया है? पहले पॉइंट में क्या बोला गया है कि आरबीआई हैज ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स टू ओपन एडिशनल करंट अकाउंट्स फॉर द एक्सपोर्ट प्रोसीड्स सप्लीमेंटिंग द एग्जिस्टिंग स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट्स। दिस अकाउंट इज exclusively meant for the settlement of the export transactions. The move comes as a part of the RBI's effort initiated in July 2022, which introduced a mechanism for invoicing, payment and settlement of exports and imports in Indian rupees through the special rupee wostre accounts held by correspondent banks of partner trading countries with AD category 1 banks in India। ठीक ना, पहला पॉइंट ये है। पहले पॉइंट में बहुत सारी अंग्रेजी बोल दी गई, ठीक है ना, काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देता हूँ। पढ़ना जरूरी था। इतनी अंग्रेजी को आम बोलचाल की भाषा में, आसान भाषा में समझते हैं कि इसमें बोला क्या गया है और क्या चीज़ें हमारे काम की हैं, ठीक है ना। आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के बैंकों को, यानी कि फिर से सुनो आप लोग, आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंकों को एग्जिस्टिंग यानी कि मौजूदा स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट्स के सप्लीमेंट्री के रूप में एक्सपोर्ट प्रोसीडिंग्स यानी कि निर्यात के लिए एडिशनल करंट अकाउंट यानी कि अतिरिक्त चालू खाता खोलने की अनुमति दी है। फिर से सुनो आप लोग इसको, इस लाइन को जो पहला पॉइंट में बोला गया है। आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के बैंकों को, ठीक है, एग्जिस्टिंग स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट के सप्लीमेंट्री के रूप में एक्सपोर्ट्स प्रोसीडिंग के लिए एडिशनल करंट अकाउंट ओपनिंग की अनुमति दे दी है, ठीक है ना। फिर से सुन लो आप लोग, आरबीआई ने ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 के बैंकों को मौजूदा स्पेशल रुपी वॉस्टर अकाउंट के सप्लीमेंट्री के रूप में निर्यात के लिए अतिरिक्त चालू खाता खोलने की अनुमति दे दी है, ठीक है। ये अकाउंट जो होंगे ये मुख्यतः एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट के लिए यूज किए जाएंगे, इसमें यही बोला गया है, ठीक है ना। बाकी ये अगला जो पॉइंट इसमें बोला गया है कि जुलाई 2022 में आरबीआई ने इसके लिए एक इनिशिएटिव लिया हुआ था और उसी इनिशिएटिव के एक पार्ट के रूप में ये जो मतलब आरबीआई के द्वारा परमिशन ग्रांट की गई वो ये है, ठीक है। बाकी यहाँ पर नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्टर अकाउंट की भी यहाँ पर बात हो रही है ना, तो नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो जो है हमने पिछले वीडियो में कई बार मैंने पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पर अननेसेसरी टाइम नहीं खराब करेंगे। आपको पता होगा, नहीं पता है तो पीओ क्लर्क वाले ध्यान रखना, पीओ क्लर्क वाले आप लोग उसको पढ़ लेना, मैंने पिछले वीडियोज में कई बार बताया हुआ है। यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यूज में भी पूछ सकते हैं और रिटन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि तो 1 नंबर का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। और पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरे पॉइंट में अगर हम लोग बात करेंगे तो आरबीआई इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹90.92 लाख ऑन द एक्सिस बैंक फॉर मल्टीपल इंफ्रैक्शन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टैच्यूटरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवेल्युएशन, ठीक है ना। इसमें ये जानते हैं कि आरबीआई ने बेसिकली क्या किया हुआ है कि एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए की एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई है ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। तीसरा पॉइंट क्या बोला है? आरबीआई इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹42.78 लाख, ठीक है ना, मणिपुरम फिनेंस पर। तो आरबीआई ने मणिपुरम फिनेंस पर भी 42.78 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई हुई है। क्यों लगाई है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द NBFC सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी रिजर्व बैंक डायरेक्शंस 2016, ठीक है ना। तो ये जो मणिपुरम फिनेंस पर 42.78 लाख यानी कि 42.78 लाख की पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। ये क्यों लगाई गई है? तो ये इसलिए लगाई गई है कि ये जो मणिपुरम फिनेंस था वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी का जो आरबीआई का डायरेक्शन आया था 2016 में उसका सही से पालन नहीं कर रहा है, उस वजह से ये इस पे पेनल्टी लगाई गई है। तो पेनल्टी क्यों लगाई गई ये भी याद रखना, किस पे लगाई गई है ये भी याद रखना, क्यों लगाई गई है ये भी याद रखना। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्यों, किस पे और कितनी लगाई गई ये भी याद रखना। अगले पॉइंट पे अगर हम लोग आते हैं तो अगला पॉइंट ये कह रहा है कि आरबीआई इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹20 लाख ऑन दी आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजन ऑफ आरबीआई केवाईसी डायरेक्शंस, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया है कि आरबीआई ने
आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस पर 20 लाख रुपए की एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। क्यों लगाई हुई है? क्योंकि जो आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस है वो आरबीआई का जो केवाईसी डायरेक्शन है जो कि 2016 में आया था उसका पालन नहीं कर रहा था। ठीक, तो ये चार के चारों पॉइंट जो भी दिए गए हैं सारे के सारे पॉइंट्स तो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट ये सही हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को भी फ्रेम किया जा सकता है। तो कई सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था इन चारों पॉइंट पे इंडिविजुअल अलग करके एक एक करके भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस हिसाब से भी आप लोग चीज़ों को सुनना और समझने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक फॉर दी 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2024। ठीक है ना, यानी कि 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक वासवानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी अशोक वासवानी ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अशोक वासवानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये डेट याद रखना, पोस्ट याद रखना, ठीक है ना, नाम याद रखना। अशोक वासवानी जी का नाम याद रखना। 3 साल के लिए इनको कोटक महिंद्रा बैंक का डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और की मैनेजरियल पर्सनल बनाया गया हुआ है और 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया ये चीज़ भी हम लोग याद कर लेते हैं। यहाँ ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो ये भी पूछ लेंगे कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया। तो इन्होंने दीपक गुप्ता जी को रिप्लेस किया हुआ है और दीपक गुप्ता जी का जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2023 को खत्म हो रहा है। तो उसके बाद में 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग याद कर लेना। और यहाँ पर बात किसकी हुई है? कोटक महिंद्रा बैंक की हुई है। कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। लेट्स मेक मनी सिंपल ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो दीपक गुप्ता अभी इंटरिम है। कब तक? 31 दिसंबर 2023 तक। बाकी 1 जनवरी 2024 से अशोक वासवानी जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हिंदुजा ग्रुप एंटिटी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड टू एक्वायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में हिंदुजा समूह की इकाई इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को निम्नलिखित में से किस कंपनी का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस जो है आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रिलायंस कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी रिलायंस कैपिटल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी रिलायंस कैपिटल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदुजा ग्रुप की एंटिटी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड को अभी हाल ही में आरबीआई से ये मंजूरी मिल गई है कि वो रिलायंस कैपिटल को एक्वायर कर ले 17 नवंबर 2023। ठीक है ना, 17 नवंबर 2023। 17 नवंबर 2023 को आरबीआई से रिलायंस कैपिटल को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला। इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड ने 9,650 करोड़ रुपए की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी रिलायंस कैपिटल को टेक ओवर करने के लिए और अब इसे मंजूरी मिल गई है। ये अब इसे टेक ओवर करने जा रहा है। 2021 में आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आईबीसी 2021 में आरबीआई ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत रिलायंस कैपिटल के अगेंस्ट बैंकरप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट किया था। ठीक है ना, उसके बाद की क्या कहानी रही, कैसे कहानी रही, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल इसको अब जो है वो हिंदुजा ग्रुप की एंटिटी इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड जो है वो एक्वायर करने जा रहा है। दूसरी सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी 9,650 करोड़ रुपए की। तो ऑप्शन नंबर सी रिलायंस कैपिटल इज द राइट आंसर। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। ठीक है ना, हम लोगों ने 20 नवंबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।